बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बायोलॉजी के पहले चैप्टर में जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये है जी आज का हमारा टॉपिक, जिसे आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। बायोलॉजी आज तक इंसानियत की जिस जिस तरह से खिदमत करती आई है, जिस जिस फील्ड में बायोलॉजी ने इंसानों की मदद की, वो तमाम के तमाम फील्ड्स और उनमें बायोलॉजी ने किस तरह इंसान को हेल्प आउट किया, वो तमाम बातें इस टॉपिक में डिस्कस की जाएंगी। आमतौर पर 3 ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें बायोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट है, बायोलॉजी का जो रोल है, किरदार है, वो ज़्यादा बताया जाता है। वो 3 कौन कौन से शोबा जात हैं। सबसे पहले नंबर पर है फूड प्रोडक्शन, जिसे आप उर्दू में ग़िज़ाई पैदावार कह सकते हैं। तो पहले नंबर पर आज देखेंगे फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी ने कैसे इंसान को हेल्प आउट किया। सेकंड पॉइंट जो पढ़ा जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा डिजीज़ कंट्रोल। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट होगा प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये हैं जी 3 बेसिक पॉइंट्स, 3 बुनियादी शोबा जात ऐसे जिनमें बायोलॉजी ने इंसान को हेल्प आउट किया, इंसानियत की खिदमत की। इन 3 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज जो हमने बात करनी है वो ख़ास तौर पर पहला पॉइंट है फूड प्रोडक्शन। इसके बारे में आज ज़्यादा बातें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फूड प्रोडक्शन के हवाले से सबसे पहली जो बात है फूड प्रोडक्शन में, इसमें मैं आप दोस्तों को चंद एक पॉइंट्स बताऊंगा, पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ब्रीडिंग। मैं आपको जितने भी तरीके बताऊं, जितनी भी बातें बताऊं, हर बात का जो एंड होगा, हर बात का जो एंड रिजल्ट होगा वो एक ही बात होगी, और वो होगी फूड प्रोडक्शन। कोई भी बात डिस्कस करेंगे उसका नतीजा इसी शक्ल में निकलेगा कि उसने उस अमल के ज़रिए, उस टेक्निक के ज़रिए फाइनली फूड प्रोडक्शन में किस तरह हेल्प मिली है। सबसे पहले ब्रीडिंग टेक्निक्स जो हमारे बायोलॉजिस्ट्स इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रीडिंग टेक्निक्स प्लांट्स में भी इस्तेमाल होती हैं, और जो बायोलॉजिस्ट प्लांट के अंदर ब्रीडिंग का अमल करवाते हैं उनको प्लांट ब्रीडर्स का नाम देते हैं। इसी तरह जो बायोलॉजिस्ट एनिमल्स के अंदर ब्रीडिंग का अमल करवाते हैं उनको एनिमल ब्रीडर्स का नाम दिया जाता है। अब ये प्लांट ब्रीडर्स हों या एनिमल ब्रीडर्स हों, ये इनका बुनियादी मकसद क्या है। प्लांट और एनिमल्स की ब्रीडिंग का बुनियादी मकसद है इस तरह के नए पौधे और नए जानवर पैदा किए जाएं जिनसे फूड प्रोडक्शन बेहतर हो। पहले तो ये समझ लीजिए कि ब्रीडिंग टेक्निक्स क्या है। ब्रीडिंग क्या है? ब्रीडिंग का मतलब है कि आप डिफरेंट फीचर्स रखने वाले प्लांट्स या डिफरेंट फीचर्स रखने वाले एनिमल्स
या आप कह लें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल्स, जो प्लांट और एनिमल्स आपस में कंपैटिबल भी हो, यानी जिनकी आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुमकिन हो। इस तरह के पौधों और जानवरों की जो आपस में कंपैटिबल होते हैं, इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाई जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा कर इनसे जो नए जानदार पैदा हों, इनसे जो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स या जो न्यू इंडिविजुअल्स पैदा हों, ये वाले इंडिविजुअल्स ऐसे तैयार किए जाने हों कि जिनमें खासियत हो विद मोर फूड विद मोर एंड बेटर फूड। आइए एक दो मिसालें देखते हैं ताकि बात हमें समझ में आ जाए। देखिए, पौधों के अंदर जब डिफरेंट वैरायटीज़ को क्रॉस किया जाएगा तो नई वैरायटीज़ जो हमारे पास आएंगी, कोशिश होगी उनके ज़रिए जो पर एकड़ पैदावार है वो पैदावार पहले से ज़्यादा हो। हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो वीट एंड राइस की वैरायटीज़ हमारे यहाँ हैं, वो ऐसी वैरायटीज़ हैं जो पर एकड़ प्रोडक्शन हमें देती हैं 40, 50, 60, 70 मन। चावल थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्शन देगा गंदम की निस्बत, लेकिन आप चले जाएं ऑस्ट्रेलिया के अंदर या और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा एडवांस्ड कंडीशन के अंदर मौजूद है, वहाँ पर जो चावल की प्रोडक्शन है पर एकड़ वो 100 से ज़्यादा मन लेते हैं 1 एकड़ से। तो यानी वहाँ पर ऐसी वैरायटीज़ बना ली गई इसी ब्रीडिंग वाले अमल के ज़रिए कि जिनकी पर एकड़ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है हमारे इलाकों की निस्बत। तो मकसद ये था कि ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटीज़ बनाई जाए, किसकी? पौधों की। इसी तरह जानवरों से भी ऐसे नए जानवर, उनकी ऐसी नई वैरायटीज़ बनाई जाए जो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन दे। किस चीज़ की ज़्यादा प्रोडक्शन दे? एनिमल्स हमें 2 तरह के फूड्स प्रोवाइड करता है, या तो एनिमल्स हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं या फिर एनिमल्स हमें प्रोवाइड करेंगे मीट। तो हम ऐसे नए जानवर इसके ज़रिए बनाएंगे, टेक्निक के ज़रिए, जो हमें ज़्यादा मिल्क दे सके या जिनका जो मीट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके। दिल में रखिए, इन तमाम टेक्निक्स में सिर्फ क्वांटिटी को फोकस नहीं किया जाता बल्कि क्वालिटी को भी फोकस किया जाता है कि सिर्फ क्वांटिटी में ज़्यादा ना हो बल्कि क्वालिटी में भी पहले की निस्बत बेहतर किस्म के जो फूड्स हैं वो हम हासिल कर पाएँ। तो ये एक छोटी सी बात मैंने शेयर की, ब्रीडिंग। अच्छा जी, ब्रीडिंग के बाद एक नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये ब्रीडिंग की अभी जो हमने बात की, इसमें कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स की टाइप्स आती हैं। प्लांट में देखें तो इसमें वीट है, इसमें राइस है, इसमें मेज़ है, एटसीट्रा, कॉटन वगैरह भी, इस तरह के बहुत सारे। एनिमल्स के अंदर हम इसमें चिकन और इसमें बफलोज आती हैं, इसमें काउज आती हैं, एटसीट्रा। जो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो सारे ब्रीडिंग के ज़रिए बेहतर बनाए जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके बारे में आप लोग पहले क्लास 10 के अंदर एक टॉपिक पढ़ के आए हुए हो जेनेटिक इंजीनियरिंग का। आप जानते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम एक बेहतर क्वालिटी का जीन किसी जानदार में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसमें दाखिल करते हैं। और जीन को दाखिल करने का मकसद क्या है कि उस जानदार में मतलूबा खसूसियत पैदा की जाए। हम जानदारों को बेहतर खसूसियात वाले जीन डालकर उन जानदारों में बेहतर खसूसियात पैदा करने के काबिल हो गए।
और इसमें हमारी हेल्प किसने की? बायोलॉजी ने। बायोलॉजी के इल्म की मदद से मुमकिन हुआ कि हम ब्रीडिंग करवाएं जानदारों की बेहतर फूड के लिए, और इस तरह बायोलॉजी के ज़रिए मुमकिन हुआ कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाएं ताकि हम जानदारों में बेहतर खसूसियात पैदा कर सकें। इसके लिए चंद एक मिसालें आपके सामने देखिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट्स के एतबार से ख़ास तौर पर जानी जाती है। आप जानते होंगे कि हमारे बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर मिट्टी में साल्ट्स बहुत ज़्यादा है, साल्टी सॉइल्स हैं, वहाँ पर नमकियात वाली ज़मीनें, जिसको सादा अल्फाज में कलराठी ज़मीनें या कलर वाली ज़मीन का नाम दिया जाता है। आप जानते हैं कि ऐसी ज़मीनों पर अगर कोई आम पौधे फसलें लगा दी जाएं तो वो सही तरह से उग ही नहीं पाते, वो पौधे या वो ख़ास फसल वहाँ पर अच्छी ग्रो ही नहीं कर पाती। अगर उसकी थोड़ी बहुत ग्रोथ हो भी जाए तो उसके ज़रिए जो मतलूबा पैदावार है वो हमें हासिल नहीं हो पाती। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था हमारे बहुत सारे इलाकों में कलर का, और इस तरह की ज़मीनों से फूड हमें हासिल नहीं हो पाती थी हमारे मतलूबा टारगेट के मुताबिक। तो बायोलॉजी ने हमें हेल्प किया कि हम क्या करें, हम पौधों के अंदर ऐसे जीन्स दाखिल कर दें जो पौधों में एक खासियत पैदा कर दे जिसको साल्ट रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। कि दुनिया में देखिए बाज़ पौधे कुदरती तौर पर ऐसे थे, जिसकी बेहतरीन मिसाल है जंतर, कि ये पौधे नमकियात वाली ज़मीनों पर कुदरती तौर पे बेहतर ग्रोथ का मुजाहिरा करते थे। हमारे बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन पौधों से वो जीन्स तलाश किए जो ऐसी ज़मीनों पर ग्रोथ में इन पौधों की हेल्प करते थे। वो जीन्स इनमें से तलाश किए और निकाल कर हमारे फूड प्रोडक्शन वाले पौधों में वो जीन्स दाखिल किए। अब हम इस काबिल हो गए, अब हमारे बायोलॉजिस्ट इस काबिल हो गए कि हमारी चावल, गंदम और मकई की ऐसी वैरायटीज़ बनाई हैं हमारे बायोलॉजिस्ट ने कि जो साल्ट रेजिस्टेंस है, यानी वो वैरायटीज़ अब अगर साल्टी सॉइल्स में भी लगा दी जाए तो वहाँ पर उनकी ग्रोथ अब रुकती नहीं है, बल्कि ग्रोथ नॉर्मल ज़मीनों की तरह अब इन ज़मीनों में भी होती है, और फूड प्रोडक्शन हमारी इन ज़मीनों से पहले से बेहतर ले ली गई। मकसद यही था, पौधे में खासियत पैदा की और मकसद था फूड प्रोडक्शन को बेहतर बनाना। ये तो एक मिसाल है साल्ट रेजिस्टेंस की। इसी तरह पौधों में खासियत पैदा की गई ड्राउट रेजिस्टेंस की, कि बाज़ पौधे थे जो पानी की ज़रा सी कमी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। नतीजा फौरी तौर पर उनकी फूड प्रोडक्शन की एबिलिटीज़ कम होना शुरू हो जाया करती थी, लेकिन इनमें खुश्की के खिलाफ मज़ाहमत वाले जीन्स इन पौधों में डाल दिए गए ताकि ये पौधे अब पानी की कमी को अच्छा बर्दाश्त कर सकें और पानी की कमी में भी फूड प्रोडक्शन को कम ना करें। तो ये वाली खासियत भी पौधों में पैदा की जा चुकी है इसी अमल के ज़रिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए। दो मिसालें मैंने आप दोस्तों को दी। इसी तरह से और बहुत सारी मुख्तलिफ खसूसियात के जीन्स हमारे पौधों में डाल कर उन पौधों में नई नई खसूसियात पैदा की जा चुकी हैं ताकि फूड प्रोडक्शन पहले से बेहतर हो जाए। आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, ये मैंने आपको दो टेक्निक्स बताई, अब ज़रा जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो बनने वाले पौधे हैं उनके बनने का जो प्रोसेस है और उनके बनने के बाद के जो कुछ मसाइल हैं जिससे फूड प्रोडक्शन में फ़र्क आ सकता है, उन बातों पे ज़रा एक नज़र डालते हैं। देखिए, एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा पौधा जिसमें इस अमल के ज़रिए हमने एक फ़ौरन जीन दाखिल कर दिया, एक पौधे में
किसी और पौधे से लेकर, वो फॉरेन जीन कहलाएगा, वो इस एक पौधे में दाखिल कर दिया ताकि इस पौधे में बेहतर खसूसियात पैदा हो पाए, तो इस तरह के पौधे को नाम दिया जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट। ध्यान में रखिए, जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का अमल करवाया जाता है तो पहले इस अमल के ज़रिए बेहतर खसूसियत वाला एक पौधा बनाया जाता है, एक प्लांट। एक ही वक्त में जेनेटिक इंजीनियरिंग से पूरी फसल बनाना पॉसिबल नहीं, एक इंडिविजुअल बनाया जाएगा, ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा, एक नए जीन वाला पौधा। जब ये बना लिया गया तो अब अगला मकसद ये होता है कि इस एक पौधे की मल्टीपल कॉपीज कैसे तैयार की जाए जो हूबहू 100% इस पौधे जैसी हों। पहले ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया जाएगा, अब इस ट्रांसजेनिक प्लांट की बनाई जाएंगी आइडेंटिकल कॉपीज, और किसी जानदार की आइडेंटिकल कॉपीज बनाना ये अमल कहलाता है क्लोनिंग। क्लोनिंग का नाम, इसका जो क्लोनिंग का सही मैकेनिज्म है वो इसी चैप्टर के लास्ट में जाके टॉपिक आएगा, उसमें डिटेल के साथ आपसे शेयर करूंगा। अभी सिर्फ नाम की हद तक ज़रा समझ लीजिए कि किसी जानदार की आइडेंटिकल कॉपीज बनाना ये अमल कहलाएगा क्लोनिंग, चाहे वो एनिमल है या वो प्लांट है। लेकिन क्लोनिंग का अमल पौधों में एक ट्रांसजेनिक प्लांट की कॉपीज तैयार करने की खातिर जब करवाया जाएगा क्लोनिंग का अमल, तो वो एक खास टेक्निक के ज़रिए करवाया जाएगा, और उस टेक्निक को हम नाम देते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है टिश्यू कल्चर टेक्निक। यानी क्लोनिंग का मतलब आइडेंटिकल कॉपीज बनाना। वो आइडेंटिकल कॉपीज पौधों में जब बनाई जाएंगी तो इस टेक्निक के ज़रिए बनाई जाएंगी, जिस टेक्निक का नाम है टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब बुक में डिटेल तो नहीं है टेक्निक की, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन शेयर कर दूं कि अगर हमारे पास एक पोटैटो हो, एक पोटैटो जो हेल्दी पोटैटो है, आलू, उसके अगर हम कई हजार छोटे छोटे टुकड़े कर लें तो हर छोटा टुकड़ा जब उसको मुनासिब ग़िज़ाई माहौल मुहैया किया जाए, मुनासिब दर्जा हरारत और नमी वाले मामलात मुहैया किए जाएं, तो वो हर एक छोटा टुकड़ा, चूँकि उसके अंदर सेल्स मौजूद हैं, तो उसमें ये ख़ासियत है कि उस एक छोटे टुकड़े से एक नया पौधा बन सकता है। ये मैंने आपको टिश्यू कल्चर टेक्निक जो बहुत सारी होती है उनमें से एक टिश्यू कल्चर टेक्निक की मिसाल दी कि एक पोटैटो से कई सौ बल्कि हज़ारों की तादाद में नए पौधे बना लेना। वो सारे के सारे पौधे आइडेंटिकली सेम होंगे, जो जेनेटिकली सेम होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। अब हम कहेंगे कि पहले एक पौधा था, उससे हमें एक पोटैटोज मिले, अब उन पोटैटो से हमने एक टेक्निक इस्तेमाल की और हमने पूरी फसल तैयार कर ली। एक पौधे से पूरी फसल तैयार करना, ये अमल किसके ज़रिए हुआ? टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए हुआ। देखिए, अभी तक हमने एक ब्रीडिंग वाली टेक्निक पढ़ी, फिर हमने कहा जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए जीन्स डालते हैं पौधों में, तो ऐसे पौधों को हमने नाम दिया ट्रांसजेनिक प्लांट्स का। फिर इनकी आइडेंटिकल कॉपीज़ यानी इनकी जब क्लोनिंग करवानी है तो उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो टिश्यू कल्चर टेक्निक है। इस सारे अमल के ज़रिए, ख़ासतौर पर टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए, हम इस काबिल हो गए कि पूरी फसल तैयार कर ले, जिसमें जिसका बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद यही है कि हम उसके ज़रिए, उस फसल के ज़रिए फूड प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा ले पाएंगे और पहले से बेहतर मिकदार में भी और मयार में भी फसल हासिल कर पाएं। ये था इसका मकसद। लेकिन अब इसके बाद भी आने वाले कुछ मसाइल हैं जो हम अभी शेयर करते हैं। अच्छा देखें, जब हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए एक कंप्लीट क्रॉप, एक मुकम्मल फसल तैयार कर ली, तो अब क्या मसाइल आ सकते हैं? इस फसल में सबसे पहला प्रॉब्लम आ सकता है कि मुख्तलिफ तरह की डिजीज़
इस फसल पर हमला आवर हो सकती हैं, या इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो इस फसल पर हमला आवर हो सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, बीमारियां और इंसेक्ट्स, इन दोनों का काम है फूड प्रोडक्शन को कम करना, फसल को नुकसान पहुंचाना। तो हमारे बायोलॉजिस्ट ने इन पर काबू पाकर फिर दोबारा फूड प्रोडक्शन को बेहतर बनाया। इन पर काबू कैसे पाया? जो हमारा ओल्ड मेथडोलॉजी है वो क्या, जो अभी भी इस्तेमाल हो रही है कि डिजीज़ पर काबू पाने के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स बनाई गई। मिसाल के तौर पे हम पौधों के अंदर इन मेडिसिन्स को मुख्तलिफ नाम देते हैं। अगर कोई बीमारी फंगस की वजह से पौधे में लग रही है तो उस फंगस को किल करने वाली जो मेडिसिन होगी, केमिकल होगा, उसको फंजीसाइड का नाम दिया जाएगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ फंजीसाइड्स या बैक्टीरिसाइड्स इस्तेमाल की जाएंगी ताकि बीमारियों का इलाज मुमकिन हो पौधों में। अच्छा, इसी तरह जो मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनको किल करने की खातिर साइंसदानों ने बना ली हैं इंसेक्टिसाइड्स। ये जो साइड का लफ्ज़ है CID, इसका मतलब होता है किल करना, मारना। तो इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को किल करने वाले केमिकल्स और जो फंजाई को किल करने वाले फंजीसाइड्स। लेकिन ये तमाम तरह के केमिकल्स को मजमूई तौर पर पेस्टिसाइड्स का नाम दिया जाएगा, पेस्टिसाइड्स। और ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, इनके ज़रिए बीमारियों पर काबू पाना, इसको ओवरऑल एक और नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं केमिकल कंट्रोल। जो एक तरीका बनाया गया फसलों में फूड प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए और इंसेक्ट्स और फंजाई वगैरह के हमले से बचने की खातिर, ये सारा तरीका, इसको मजमूई तौर पे नाम दिया गया केमिकल कंट्रोल। एक लंबे अरसे तक केमिकल कंट्रोल एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी रही, लेकिन बाद में हमारे जो इन्वायरमेंट पर काम करने वाले जो लोग हैं, जो इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें बताया कि इस सारे काम से कुछ नुकसान होना शुरू हुआ कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, इस माहौल में केमिकल्स का इजाफा होना शुरू हो गया इन पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल की वजह से। और ये ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स जो जहरें थीं वो फसलों के ज़रिए, सब्जियों और फलों के ज़रिए हम इंसानों तक भी पहुंचने लग गई, जिसका हमें भी नुकसान होना शुरू हो गया, हमारी सेहतें ख़राब होना शुरू हो गई। तो जल्द ही हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अब केमिकल कंट्रोल का मुतबादिल तलाश करना शुरू कर दिया कि अगर ये अमल केमिकल कंट्रोल और लंबे अरसे तक जारी रहा तो इंसान की जो हेल्थ है उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, पहले से भी ज़्यादा। लिहाजा मुतबादिल की तरफ जाया जाए तो हमारे बायोलॉजिस्ट ने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जिसे कहा गया बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो हमारे साइंटिस्ट केमिकल कंट्रोल से बायोलॉजिकल कंट्रोल की जानिब मूव करना शुरू कर दिया हमारे बायोलॉजिस्ट ने। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मुख्तलिफ तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। यानी हम इन इंसेक्ट्स को हम किल करेंगे, ख़त्म करेंगे, इससे छुटकारा हासिल करेंगे। किसके ज़रिए? बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदारों को इस्तेमाल करके। केमिकल कंट्रोल में हमने इंसेक्ट्स को किल किया, फंजाई को किल किया केमिकल्स के ज़रिए, जबकि बायोलॉजिकल कंट्रोल में इन चीज़ों पर काबू पा रहे हैं
केमिकल्स के जरिए नहीं, बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के जरिए जानदारों पर काबू पाना, ये है बायोलॉजिकल कंट्रोल। एक मिसाल तो बात क्लियर हो जाएगी। एक दरख्त है, ये एग्जाम्पल हमारी बुक में भी है, इसे वॉलनट ट्री का नाम देते हैं। इस दरख्त के ऊपर एक खास किस्म का इंसेक्ट है जिसको एफिड्स का नाम देते हैं। एफिड ये खास किस्म का तेला है जो इस दरख्त से रस चूसने का काम करता है इसके पत्तों से। नतीजा पौधा या वो दरख्त कमज़ोर हो जाएगा जब उसका रस चूस लिया जाएगा। तो रस चूस कीड़े हैं एफिड्स जो इस पर हमला करते हैं और इस पौधे को खुश्क कर देते हैं और इसको कमज़ोर करेंगे, फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो एफिड्स को काबू पाया गया किस तरह, ये देखा गया कि क्या कोई ऐसा और ऑर्गेनिज्म है जो इन एफिड्स को बतौर खुराक इस्तेमाल करता हो या इन एफिड्स पर शिकार करता हो। तो पता चला एक खास किस्म का इंसेक्ट और है जिसको वेस्प कहते हैं। वेस्प ये वो खास इंसेक्ट है जो इनको खाता है। तो हमारे बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन वेस्प को खुद से कल्टीवेट किया, खुद से लेबॉर्ट्रीज के अंदर इनकी तादाद तैयार की, बढ़ाई और इनको ले जाके इनके जो एग्स थे इनको उन ट्रीज वाले इलाके में जाकर छोड़ा। वहाँ से लार्वी निकले और लार्वी से प्यूपा बने। प्यूपा के बाद जब एडल्ट फ्लाइज ये वाली बनना शुरू हुई तो इन्होंने जैसे बनी इन्होंने एफिड्स को खाना शुरू कर दिया। इससे हमें जो फ़ायदा मिला वो क्या, वेस्प ने एफिड्स को खाया। एफिड जो पौधे को नुकसान पहुंचा रही थी अब वो नुकसान पहुंचना बंद हो गया। लेकिन वेस्प ये ना इंसानों के लिए नुकसानदेह और ना इन दरख्तों के लिए नुकसानदेह थी। लिहाजा इस टेक्निक के ज़रिए वेस्प के ज़रिए एफिड को कंट्रोल किया गया। अगर इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल की जाए तो इसे नाम दिया जाएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो हमारे बायोलॉजिस्ट ने पहले केमिकल कंट्रोल का तरीका बनाया, इजाद किया। जब उसके नुकसानात सामने आ गए तो हमारे बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल कंट्रोल का तरीका इंट्रोड्यूस करवाया। आजकल हमारे यहाँ केमिकल कंट्रोल के साथ साथ बायोलॉजिकल कंट्रोल दोनों चीज़ें हमारी फसलों में हमारे किसान इस्तेमाल करते हैं फूड प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ इसी टेक्निक के ज़रिए बनाई जा चुकी हैं बायोपेस्टिसाइड्स। वही बायोलॉजिकल कंट्रोल में ही एक पॉइंट है बायोपेस्टिसाइड। देखिए, पेस्टिसाइड का मतलब है पेस्ट को किल करना, कीड़े मकोड़ों को किल करना। बायोपेस्टिसाइड एक ऐसी दवाई जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, उन पेस्ट को मारने के लिए आसान कर दूं आप दोस्तों के लिए कि जिस तरह हम इंसानों में बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, यानी हमारे यहाँ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इंसानों में बीमारियां पैदा करते हैं और बाज़ बैक्टीरिया इतने ख़तरनाक कि वो इंसान का अगर इलाज ना करवाया जाए तो उसको मौत तक लेकर जा सकते हैं वो बैक्टीरिया और उनसे पैदा होने वाली बीमारियां। इसी तरह हमारे बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए ऐसे बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया इन खास किस्म के पेस्ट पर हमला करके इन पेस्ट को, इन इंसेक्ट्स को बीमार कर सकते हो और फाइनली इनको किल कर सकते हो। ऐसे बैक्टीरिया तलाश किए, उन बैक्टीरिया को खुद से ग्रो किया खास किस्म के मीडिया पे। उस बैक्टीरिया को उठा के खास किस्म के सॉल्यूशंस में मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार किया और उस सॉल्यूशन को बायोपेस्टिसाइड का नाम दे दिया। अब अगर उस सॉल्यूशन को किसी फसल पर छिड़का दिया जाए, उसका छिड़काव कर दिया जाए, तो ये बैक्टीरिया वहाँ पर मौजूद जो इसका कॉम्पैटिबल इंसेक्ट है, ये बैक्टीरिया उसके ऊपर हमला करेंगे और उसको बीमार करेंगे, कमज़ोर करके उसको किल कर देंगे। यानी हमने बैक्टीरिया के ज़रिए इंसेक्ट्स को किल किया। तो ऐसी पेस्टिसाइड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल हों, इनको बायोपेस्टिसाइड्स का नाम दिया जाएगा। तो ये भी बायोपेस्टिसाइड भी बायोलॉजिकल कंट्रोल का ही एक पार्ट है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट जो हमारे पास थे केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल्स।
अच्छा जी, सिर्फ एक दो पॉइंट्स रह गए, आइए वो भी शेयर करते हैं। देखिए, केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक छोटी सी बात, एक पॉइंट है, इसका नाम है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ये क्या है? अगर हमारी फसल पे मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का हमला हो या मुख्तलिफ तरह के इंसेक्ट्स का अटैक हो, तो हम देखें कि ये कौन सा तरीका है बायोलॉजिकल कंट्रोल का जिसके ज़रिए इस पर काबू पाया जा सकता है। हमारा किसान बायोलॉजिकल कंट्रोल वाले मेथड को इस्तेमाल करे जो हमारे इकोसिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर उसके ज़रिए बीमारी पर काबू ना मिला तो उसके पास एक मुतबादिल सोल्यूशन है केमिकल कंट्रोल का, वो उसके ज़रिए ट्राई करेगा, उसके ज़रिए उसे हल मिलेगा। नहीं मिलेगा तो वो कोई और ऑल्टरनेटिव टेक्निक की तरफ जाता है। ज़हन में रखिए कि अगर किसान अपनी फसल में मौजूद बीमारी पर काबू पाने की खातिर कोई भी तरीका इस्तेमाल करे, चाहे वो केमिकल कंट्रोल वाला हो, चाहे वो बायोलॉजिकल कंट्रोल वाला हो, या कोई और देसी टोटका इस्तेमाल कर रहा है, मकसद ये है कि उस बीमारी से छुटकारा पाया जाए। तो किसी बीमारी पर काबू पाना बाय यूजिंग वन और एन अदर मेथड, कोई भी तरीका इस्तेमाल करके अगर आप बीमारी पर काबू पा रहे हैं तो इस सारे प्रोसेस को इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का नाम दिया जाएगा। तो ये एक पॉइंट था इसी टॉपिक के अंदर। इसी टॉपिक में एक छोटा सा पॉइंट और भी है, इसका मकसद भी क्या है? फूड प्रोडक्शन को बेहतर बनाया जाए। अच्छा जी, एक और पॉइंट है, इसका नाम है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ये भी एक पॉइंट है हमारे इसी टॉपिक में लिखा हुआ है, इसको भी देख लें क्या है। देखें, हमारे यहाँ अगर एक प्लांट को हम ज़मीन में लगाएं, मट्टी के अंदर अगर हम लगाएं और हम ये जांचना चाहें, हम ये मालूम करना चाहें कि इस पौधे की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या है, यानी इस पौधे को अपनी नॉर्मल ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन कितनी चाहिए, इसको कार्बन कितनी चाहिए, हाइड्रोजन कितनी चाहिए, जिंक कितनी चाहिए, इसे कॉपर कितना चाहिए, इसको मैग्नीशियम कितना चाहिए, जो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स पौधे की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम ये देखना मालूम करना चाहें कि ये पौधा, इसको कौन कौन सा न्यूट्रिएंट कितना कितना मिल जाए तो इस पौधे की ग्रोथ बेस्ट हो सकती है। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मालूम करना, ये अमल कभी भी मट्टी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मट्टी में पहले से न्यूट्रिएंट्स हैं और एग्जैक्टली हम मालूम नहीं कर सकते पहले वाले न्यूट्रिएंट्स कितने हैं और नए कितने डालें, एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो हमारे बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये काम हम कर सकते हैं कि अगर इसी पौधे को उगाया जाए पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर पहले से कोई न्यूट्रिएंट नहीं, अब आप इसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स अपनी मदद से, अपनी मर्जी से आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अगर पानी के अंदर पौधों को लगाकर उसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके ग्रोथ के कंपैरिजंस करके आप मालूम कर लें कि किस पौधे को कौन सा न्यूट्रिएंट कितना चाहिए, तो ये सारी टेक्निक, ये पानी में उगाकर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मालूम करना, इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अब आगे एक बात जो इसके साथ मुंसलिक है वो क्या, हमारे बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये तरीका आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसको इस्तेमाल किया जाएगा हमारे एस्ट्रोनॉट्स के ज़रिए। हमारे जो खलाबाज हैं जो जाते हैं स्पेस के अंदर,
वहाँ पर स्पेसशिप्स में मट्टी का दस्तयाब करना मुश्किल है, तो वहाँ पर अगर पानी के पॉट्स इस्तेमाल करें और उनके अंदर कुछ सब्जियां लगाएं और उनको मालूम हो हर सब्जी के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, वो पानी में अपनी मर्जी से न्यूट्रिएंट्स डालें और फिर ये वाले पौधे पानी के अंदर अगर ग्रो करें तो एस्ट्रोनॉट को स्पेस के अंदर ताज़ा सब्जियां मिल सकती हैं। ये एक फ़ायदा एस्ट्रोनॉट्स के लिए मुमकिन हो सकता है। तो ये पूरी टेक्निक जो मैंने आप दोस्तों के सामने अभी बताई, इसका नाम है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। तो आखिरी पॉइंट जो इस हमारे पूरे टॉपिक का ये है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन देखिए, इसका मकसद भी हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का मकसद भी है फूड प्रोडक्शन को बेहतर करना। पास्चराइजेशन ये वो टेक्निक जो सर लुइस पास्चर ने इंट्रोड्यूस करवाई, और इसका मेथड क्या है, पर्पस क्या है, इसका मकसद है कि हमारी फूड्स को प्रिजर्व किया जाए, लंबे अरसे तक खुराक को महफूज किया जाए ताकि बाद में भी इसे सही कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सके। जिस तरह हमारे यहाँ पास्चराइज्ड मिल्क डब्बों की शक्ल में मार्केट के अंदर दस्तयाब है, तो वो भी इसी पास्चराइजेशन के अमल के ज़रिए ही प्रिजर्व किया जाता है। कई कई दिन और इवन महीनों तक वो महफूज रहता है, ख़राब नहीं होता। ये पास्चराइजेशन में क्या करेंगे, हम उस ग़िज़ा को माइल्ड हीट, दरमियाने दर्जे की हरारत जो आम तौर पर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, वो ख़ास वक्त तक के लिए उसे दी जाएगी खुराक को। उस खुराक में मौजूद तमाम तरह के बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और अब उसको पैक कर लिया जाएगा तो लंबे अरसे तक महफूज हो जाएगी। इसका मकसद भी फूड प्रोडक्शन को, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाना, देर तक महफूज रखना है। दोस्तों, उम्मीद है आज बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड का जो पहला पॉइंट था फूड प्रोडक्शन, ये आप समझ पाए होंगे। अगले लेक्चर तक, अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।